हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 3 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं और आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम रॉक कंटिनेंट्स एंड ओशन की क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और जो ये नोट्स है ये परमार सर के हैं और जो अभी लेटेस्ट बैच है उनका उसी के ये नोट्स हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं, तो पेट्रोलॉजी बोलते हैं। देन उसके बाद जो रॉक्स है वो बनती कैसे हैं, तो बनती कैसे हैं वो रॉक्स, जब कोई भी एक्सोजिनस एजेंट मतलब कि जो बाहरी कोई चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर एक्ट करती है, जैसे विंड वाटर, तो उससे हमारी रॉक्स बनती है, चट्टानी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती है, फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिफाइड। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ पे नीचे ये मैग्मा भरा हुआ है, क्रस्ट में क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। और जब ये मैग्मा बाहर निकल के जाता है तो ये लावा बन जाता है। और जब ये लावा बाहर निकल के सॉलिड हो जाता है तो क्या बना देता है, चट्टान बना देता है, रॉक बना देता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। देन उसके बाद देखते हैं जो इग्नियस रॉक है उसके कितने टाइप्स हैं। तो इग्नियस रॉक के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव का मतलब होता है सॉलिडिफाई इनसाइड, जो अंदर ही क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव जो बाहर आके सॉलिड होता है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव को देखते हैं। जो ये हमारा बैथोलिथ आपको दिख रहा होगा, ये मैग्मा जो अंदर ही क्या हो गया है, सॉलिड हो गया है। और कैसी शेप बना लिया इसने, डोम शेप बना लिया एक, ठीक है। डोम शेप अगर बन जाए तो उसको बोलते हैं बैथोलिथ। और ऐसे ही जब हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म बन जाती है, जो ये दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं सिल। और जो हम देख रहे हैं वर्टिकल लैंडफॉर्म, जो वर्टिकल लैंडफॉर्म है उसको बोलते हैं डाइक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं जो बैथोलिथ क्या होता है और सिल क्या होता है, डाइक क्या होता है। तो हम बता देंगे कि सिल का मतलब है हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म, जो मैग्मा अंदर ही क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म बनते हैं जिससे सिल बोलते हैं। और ऐसे ही ये लैकोलिथ है, लैकोलिथ है जो लैकोलिथ को हम क्या बोलते हैं, फैकोलिथ भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स किसके, जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है या फिर प्लूटोनिक जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसको दूसरा नाम जो है प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। तो एक्सट्रूसिव के होते हैं बसाल्ट और प्यूमाइस, तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेनाइट एंड गब्रू। तो ये 2 एग्जाम्पल, अगर आपको अलग अलग पूछ ले तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, और या फिर पूछा जाएगा कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल दो, तो ये सारे के सारे क्या है, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप इग्नियस रॉक के दे सकते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी ग्रेनाइट और जो बसाल्ट है। ग्रेनाइट जो है, जो ग्रेनाइट रॉक है वो बताया था, जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्ट की बनी हुई है, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ये चीज़ बताई हुई है। देन उसके बाद हमारी सेकंड टाइप आती है सेडिमेंट्री रॉक। सबसे पहले तो इग्नियस रॉक, देन आती है हमारी सेडिमेंट्री, सेकंड टाइप है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, आर ब्रोकन, ये टूटी हुई होती है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड। क्या होता है, ये टूट जाते, जब टूटने के बाद छोटे छोटे टंग जो कंकर वगैरह आ जाते हैं तो उससे क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर क्या है, रिवर बहा के ले आया, ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, या फिर डिपॉजिट हो गया कहीं पे, तो उससे क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। उसके बाद देखते हैं दे एग्जिस्ट इन लेयर्स। लेयर्स या फिर स्ट्रेटा, जो हमारी लेयर्स में कोई चीज़ होती है तो उसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटा में एग्जिस्ट करती है, लेयर्स में फाउंड होती है ये। इन सेडिमेंट्री कम्पैक्शन टेक प्लेस लिथिफेक्शन। तो लिथिफेक्शन का मतलब क्या है, जो सेडिमेंट्री कॉम्पैक्शन बनती है तो उसी को क्या बोलते हैं, लिथिफेक्शन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि फॉसिल्स जो है वो कौन से रॉक में पाई जाती हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी पाई जाती हैं। और ये कुछ सेडिमेंट्री रॉक के क्या है, एग्जांपल है, जैसे लाइमस्टोन, चॉक, ठीक है, कोल, और डायटोमाइट, सैंडस्टोन, शेल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ये सारे लर्न करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके कितने टाइप है। तो 3 टाइप से बनती है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। तो पूछा जाएगा कि मैकेनिकली फॉर्म कौन से हैं, ऑर्गेन जो
ऑर्गेनिकली फॉर्म कौन से और केमिकली फॉर्म्ड कौन से हैं। तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन क्या है, मैकेनिकली। चौक और लाइमस्टोन एंड कोल जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं, और लाइमस्टोन एंड जो हेलाइट है वो केमिकली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक कैसे बनती है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल विद इन द ओरिजिनल रॉक। तो जैसे कोई ओरिजिनल रॉक है, इसी के अंदर हम क्या कर ले, कुछ भी टेम्परेचर से, प्रेशर से, वॉल्यूम से अगर कोई भी छेड़खानी हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उससे हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो जैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक है, अगर इन पे हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज होकर मेटामॉर्फोसिस, जब पीवीटी मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज होता है तो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जिससे क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। देन उसके बाद हम देखते हैं मेटामॉर्फिक के टाइप्स। एक होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, एक होता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। जो थर्मल है, थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज से जो हमारी रॉक बनती है, और डायनामिक का मतलब है जब केमिकल चेंज से हमारी कोई भी रॉक बनती है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। देन उसके बाद देख लेते हैं कि जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उसमें हमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो इसमें आपको दिख रहा होगा डार्क और लाइट बैंड्स, तो इसको हम बैंडिंग बोलते हैं। उसके बाद जो इसमें ये लाइंस बनी हुई हैं, इसमें इसको बोलते हैं लिनिएशन। तो दोनों टर्म्स हो गया। तो पूछेगा कि जो लिनिएशन टर्म है वो किससे, कौन से रॉक से संबंधित है, और जो बेंडिंग है वो कौन से रिलेटेड है। तो आप बता देंगे कि लिनिएशन और जो बेंडिंग टर्म है वो सेडिमेंट्री रॉक से रिलेट करती है। देन उसके बाद हम देखते हैं मेटामॉर्फिक, ये रहे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल सारे के सारे। और जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में जब पीवीटी चेंज होता है तो जीनेसिस बनता है। और उसके बाद शेल, शेल जो है, शेल हमारी क्या थी, तो अभी अभी हमने पीछे देखा था, जो शेल है, स्टोन है, ये सारी की सारी हमारी कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स में जो ये सेडिमेंट्री रॉक है हमारी शेल, जब इसमें क्या हुआ, पीवीटी चेंज हुआ, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो क्या बनी, स्लेट। और सैंडस्टोन से क्या बनी, क्वार्टजाइट। और ग्रेनाइट से बनी है जीनेसिस। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई हमारी, जो हमारी जो इग्नियस रॉक और जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक में पीवीटी चेंजेस हुए, उससे हमारी कौन सी रॉक बन गई है, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, और जो हमारी लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल या फिर चिस्ट या फिर एम्फीबोलाइट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखनी है कि किससे, ये पूछा जा सकता है कि सेल में प्यूरिटी चेंज होने से क्या बनती है, सैंडस्टोन से क्या बनता है, और ग्रेनाइट से क्या बनता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद रॉक साइकिल देखते हैं। रॉक साइकिल ये देखो, जैसे इग्नियस है, इग्नियस रॉक से क्या बना, जब एक्सोजेनिस चेंजेस हुए तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। एक्सोजेनिस का मतलब क्या है, जब बाहरी विंड से, वाटर से, तो इनसे अगर कोई भी चेंज होता है तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन गई। और फिर सेडिमेंट्री रॉक में जब पीवीटी चेंजेस हुए, प्रेशर, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो मेटामॉर्फिक। और अगर हम मेटामॉर्फिक से अगर हमें इग्नियस बनानी हो तो हम वो भी कर सकते हैं, दोबारा से क्या कर देंगे, हम उसको पीवीटी चेंज से बना सकते हैं, और सेडिमेंट्री से इग्नियस भी बना सकते हैं। तो ये सारी रॉक साइकिल है, इससे हम एक दूसरे से दूसरा रॉक बना सकते हैं। तो हम देखते हैं वोल्केनो। वोल्केनो के 4 टाइप हैं, सिंडर, कंपोजिट, शील्ड एंड कैलेड्रा। जो कंपोजिट है उससे विस्कस लावा निकलता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो अगर गाढ़ा लावा होगा तो क्या होगा, वो काफ़ी दूर तक नहीं जा पाएगा। और शील्ड से निकलता है लो विस्कोसिटी लावा। जिसकी विस्कोसिटी कम होगी तो कम गाढ़ा होगा तो काफ़ी दूर तक फैल सकता है। और जो कैलेड्रा से निकलता है मोस्ट एक्सप्लोजिव लावा होता है, जो ज़्यादा खतरनाक लावा जो निकलता है वो कैलेड्रा से निकलता है, कोलैप्स ऑन इटसेल्फ। और ये खुद भी क्या करता है, कोलैप्स करता रहता है। देन उसके बाद रॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बारे में। तो जो एल्फ्रेड वैगनार है, इन्होंने दी थी क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में दी थी। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, ऑल ऑफ द मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट हैड प्रीवियसली बीन क्लम्प्ड टुगेदर इन अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया एंड वाटर बॉडीज पेंथलिसा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो पहले सारे एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, और पानी एक जगह पे था और कॉन्टिनेंट एक जगह पे इकट्ठा थे। तो पानी को जो इसने बोला था पैंथालासा, और जो हमारे कॉन्टिनेंट है, लैंड मास को बोला था पेंजिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर कुछ एक्टिविटी हुई अर्थ के अंदर,
जिससे क्या हुआ, जो ये कॉन्टिनेंट है ये अलग अलग हो गए और ये कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। और जो हमारा इंडिया है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। देन उसके बाद एविडेंसेस क्या मिले, कैसे पता चला कि ये बात सच है कि भाई पहले ये एक होते थे। तो ये ऐसे पता चला कि जब हमने देखा कि इन दोनों में जो ये दोनों हैं, ये दोनों अगर आपस में फिट करेंगे तो ये आपस में फिट हो जाएंगे, कि हाँ ये चीज़ पहले जुड़ी हुई थी, जिग साफ फिट से पता चला था। देन उसके बाद फॉसिल डिपॉजिट, फॉसिल्स भी हमें एक जैसे मिले, कि जैसे यहाँ पे कुछ फॉसिल थे और यहाँ पे कुछ फॉसिल, जो ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए तो इन दोनों के फॉसिल्स मैच हो रहे थे, तो इससे पता चला कि हाँ ये पहले एक साथ थे। तो और जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट, जब हमने प्लेस को डिपॉजिट किया कि कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है ऐसा, कुछ पार्ट यहाँ पे, तो उनको जब फिट करके देखा तो पता चला कि हाँ ये पहले एक साथ थे। देन उसके बाद हम देखते हैं स्टडी ऑफ रॉक। स्टडी ऑफ रॉक को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। और जो रॉक्स है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है सॉफ्ट, एक होती है हार्ड। जो सॉफ्ट रॉक होती है उसका एग्जांपल है टाल्क, और हार्ड रॉक का एग्जांपल है डायमंड। और हमने देखा कि ये हमारा क्या है, टेथिस सागर है, ठीक है, टेथिस सी है। और फॉसिल्स, जैसे यहाँ पे जो फॉसिल्स, जब हम बताया कि फॉसिल्स जो यहाँ के फॉसिल यहाँ के फॉसिल सेम थे, तो इसी से पता चला कि पहले जो पेंथालासा एक वाटर बॉडी पार्ट था और पेंजिया कॉन्टिनेंटल पार्ट था, जो अब गोंडवाना और जो हमारा लॉरेशिया में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्यू टू, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई कैसे थी, तो ये बोल तो दिया कि भाई हाँ हमारे कॉन्टिनेंट जो है अलग हो गए, लेकिन वो अलग कैसे हुए ये कैसे पता चला। तो क्या हुआ, जो एल्फ्रेड वैगनर थे उन्होंने बोला कि टाइडल फोर्स और पोलर फीलिंग फोर्स के कारण हुआ, ठीक है। लेकिन जब कुछ डेवलपमेंट्स हुई तो पता चला कि ये चीज़ किसके कारण हुई है, कन्वेक्शन सेल्स के कारण हुई है। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कन्वेक्शन करंट जो हमारी पृथ्वी के नीचे क्या होता है, जब करंट डेवलप होता है तो प्लेट्स भी मूव करती है, तो उसी कारण से क्या हुआ था, जो कॉन्टिनेंट है ये अलग हुए थे। देन उसके कन्वेक्शन सेल्स जो है इसका मतलब क्या है, ये किस कारण होती है, रेजिडुअल हीट और रेडियो एक्टिव डिके के कारण होती है, ठीक है। 2 मेन सोर्सेज ऑफ हीट विद इन द अर्थ, की जो अर्थ के अंदर हीट पैदा होती है वो रेजिडुअल हीट और रेडियो एक्टिव डिके के कारण होती है। तो ये इन्होंने रीज़न दिए थे। देन उसके बाद हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। तो एरिया वाइज अगर हम देखें, सबसे बड़ा एरिया एशिया का है, एशिया कॉन्टिनेंट का, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी दे देंगे और इनमें से पूछ लेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या फिर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और पॉपुलेशन बेसिस पे तो एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा और कम है उनको ज़्यादा याद करना और ज़्यादा प्रेफर देना। उसके बाद देखते हैं ओशन ऑर्डर। ओशन का ऑर्डर कैसे है, तो ओशन का ऑर्डर हम कैसे याद करेंगे, वो हम याद करने वाले हैं ट्रिक से, पैसा ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एस शेप का है। देन आता है आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न जो कि अटलांटिक में या पड़ता है थोड़ा सा, और ए से आता है आर्कटिक। और जो सबसे बिजिएस्ट ओशन है वो कौन सा है हमारा, वो है अटलांटिक ओशन। सबसे बिजिएस्ट ओशन भी पूछ सकते हैं, तो बिजिएस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन। देन उसके बाद अटलांटिक ओशन में क्या है, सारगासो सी है, जिसमें हमें ब्राउन एल्गी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सारगासम भी देखने को मिलता है। बॉर्डरलेस सी अगर पूछ ले तो सारगासो सी है, जिसमें हमें ब्राउन एल्गी देखने को मिलती है। देन उसके बाद जो हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन जो है सबसे डीपेस्ट ओशन है। पूछ सकते हैं कि हमारा डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन है, जिसमें हमें मैरियाना ट्रेंच एक पॉइंट देखने को मिलता है, चैलेंजर डीप जिसका नाम है। जो मैरियाना ट्रेंच है वहाँ पे एक डीपेस्ट पॉइंट है, चैलेंजर डीप। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस बाय विच न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड, जिससे क्या है, ओशनिक क्रस्ट, नई ओशनिक क्रस्ट क्या बन जाए एट मिड ओशन रिज। रिज बताया था बीच में जो रास्ता बन जाता है जब क्या होती है, वोल्केनो आता है या फिर लावा बाहर निकल के आता है, या फिर जो प्लेट्स जो है उनके बीच में, वो प्लेट्स जब पुश होती है तो बीच में एक रिज बन जाती है, और वो क्या करे,
आउटवर्ड पुश करे उसको और बीच में रास्ता बना ले और एक नई क्रस्ट को फॉर्म कर ले, तो उसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, तो ये अभी हमने जो पढ़ी है क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वो किसने दी है, हैरी एच हेस ने दी है 1962 में। तो ये साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो अभी हमने देखा कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसमें क्या होता है, बीच में ये रिज बन जाती है और इस साइड ये शिफ्ट हो जाते हैं आउटवर्ड्स। तो जब आउटवर्ड शिफ्ट होंगे तो जो यहाँ के पुरानी होंगी वो हमें दूर मिलेंगी और इसके आसपास जो है बिल्कुल नई रॉक्स मिलेंगी। तो इसीलिए क्या कि जो ओशन और इसलिए क्या बोला है कि जो एज होगी ओशनिक रॉक्स की, जैसे जैसे हम उनसे दूर जाएंगे रिज से, जो मिड ओशन रिज है, जैसे जैसे हम इसे दूर जाएंगे तो उतने ही पुरानी एज हमें मिलेगी, किसकी, ओशनिक रॉक्स की। जितने दूर जाएंगे उतनी पुरानी एज मिलेगी और पास में क्या मिलेगी, नई एज मिलेगी, नए रॉक्स मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं क्या, ओशंस हैज़ मोर रिलीफ फीचर्स देन कॉन्टिनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो ओशन है, ओशन में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंट पे इतनी नहीं है जितनी कि ओशन में देखने को मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं जो हमें ये दिख रही है, ये लाइन जो हमें दिख रही है, ये क्या है, मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ ऑन अर्थ। अर्थ पे क्या है, ये सबसे लंबी, ठीक है, और सबसे बड़ी क्या है, लैंडफॉर्म है ये। और जो ये क्रिएटेड ड्यू टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो हमने अभी अभी पहले देखी थी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाली जो प्लेट बाउंड्री देखी थी, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट जो प्लेट बाउंड्री है उसके द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे लंबी क्या है, रिज है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये है, अब इसमें पूछा जाता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है और ग्योट क्या होता है, सी माउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे ये देखो, अब ऊपर से कोई भी नदी वगैरह बह के आ रही है तो वो पहले सीधी चलेगी तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्टार्ट ऑफ ओशन बेसिन। ठीक है, जब ओशन का जो बेसिन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन उसके बाद नीचे एकदम से ढलान मिलेगी, जब ढलान में वो नीचे आएगी तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंट से कोई चीज़ जा रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले तो सीधा सीधा रास्ता मिला जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, उसके बाद एक ढलान मिलेगी जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा सबमरीन कैन्यन। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो सी माउंट, जब यहाँ पे नीचे समुंदर नीचे आ जाएगा उसके बाद जब आगे हम जाएंगे तो हमें ये माउंट्स देखने को मिलेंगे, तो ये सी माउंट बोलते हैं। और जो ये नीचे छोटी जो हिल है इसको एब्साइल हिल या फिर डीप सी प्लेन भी बोला जाता है। वही एक पूछा जाता है कि ग्योट क्या होता है, ग्योट का मतलब है जब मान लो कोई भी तेज नदी या फिर समुद्र का पानी आया तो जो ये टॉप है, टॉप का पार्ट बहा के ले गया तो ये ऐसे गोलदारा सा बन जाएगा। ठीक है, गोल गोल जो रॉक बन जाएगी तो इसको बोलते हैं ग्योट या फिर फ्लैट टॉप सी माउंट। किसी भी माउंट का जो सी माउंट है उसके जो टॉप है वो अगर फ्लैट है ऐसे तो उसको ग्योट बोलते हैं। तो ये चीज़ पूछी जाती है। और कॉन्टिनेंटल राइज का मतलब क्या है, जैसे जैसे ये नीचे आ रहे थे और एकदम से उभरी हुई कोई चीज़ मिल गई तो उसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं माइनर रिलीफ फीचर। तो माइनर रिलीफ फीचर मतलब कि जहाँ पे कम डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, एटॉल, सी माउंट या फिर ग्योट में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद कोरल्स, कोरल्स देखते हैं, दे आर सी ऑर्गेनिजम्स, तो जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, तो इस समुद्र के अंदर कोरल्स पाए जाते हैं और इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोला जाता है। और जो कोरल्स है वो हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलते हैं, अकेले नहीं मिलेंगे। और एक इसके साथ मिलते हैं जो ज़ैंथेली एल्गी के साथ मिलते हैं और इस एल्गी के साथ मिलके क्या करते हैं, ये अपना खाना बनाते हैं। जो एल्गी है, ये एल्गी क्या करती है, कोरल्स के लिए क्या खाना बनाती है। और जो कोरल्स है वो क्या बोलते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अपने साथ बांध के रखेंगे, तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तो ये इसकी प्रोटेक्शन करते हैं कोरल्स। और जो एल्गी है, एल्गी इनको खाना बना के देती है। देन उसके बाद सिक्रेट CaCO3 दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जूजेंथिली एल्गी। तो ये बात मैंने बताई है कि जो कोरल्स है वो CaCO3 को रिलीज करते हैं और क्या करते हैं, एल्गी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कोरल्स एग्जिस्ट इन कॉलोनी, और जो कोरल्स होते हैं वो क्या है, कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर नहीं है, तो कोरल्स जो है क्या है,
कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे। उसके बाद फेवरेबल कंडीशन क्या है, कहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है, कोरल्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ये सलाइन वाटर में मिलते हैं। लाइट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर वाटर होना चाहिए और टेम्परेचर, ताकि सनलाइट पहुँच, अगर क्लियर वाटर नहीं होगा तो सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, अगर सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्लियर वाटर होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद आती है बैरियर रीफ। इसका मतलब क्या, ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखने को मिलते हैं, बैरियर रीफ, जो कि लार्जेस्ट है। जैसे अभी हमने कोरल्स देखे, तो ग्रेट बैरियर रीफ सबसे क्या है, लार्जेस्ट है किसमें, ऑस्ट्रेलिया में। देन उसके बाद आती है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है, जब व्हेन वाटर इज टू वार्म कोरल विल एक्सपेल द एल्गी। तो क्या करते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो क्या कर देते हैं, जो एल्गी को अलग कर देते हैं, लिविंग इन देयर टिश्यू कॉजिंग द कोरल टू टर्न कम्प्लीटली वाइट। और वो क्या, बिल्कुल वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। कोरल्स बिल्कुल वाइट हो जाते हैं और एल्गी को एक्सपेल कर देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। देन उसके बाद हम देखते हैं रिलीफ फीचर ऑफ ओशंस। तो ओशंस की कौन कौन से हैं, तो दो है, मेजर एंड माइनर। तो मेजर में आते हैं शेल्फ, स्लोप, राइज एंड एप्सिलॉन प्लेन। तो अभी अभी हमने देखा कि सेल्फ, स्लोप, राइज और एप्सिलॉन प्लेन का मतलब क्या है। तो ये देखो, जो ये अभी अभी बताया था कि पहले शेल्फ आती है, फिर उसके बाद स्लोप आता है और फिर एप्सिलॉन हिल आती है। तो पहले सीधी चीज़ आती है, उसके बाद ये स्लोप मिलता है हमें देखने को, फिर ये हिल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेजर जो ओशंस के अंदर आती है। उसके बाद माइनर क्या है, तो माइनर में आती है सी माउंट और ग्योट, जो कि फ्लैट टॉप सी होता है। तो सी माउंट अभी अभी देखा था कि सी माउंट जो है छोटी छोटी हिल्स हमारे समुद्र में, ओशंस में मिलती हैं, ठीक है। और जो ग्योट वगैरह है, ये सारी चीज़ें माइनर में आती हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और सीरीज़ कैसी लग रही है तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।